नमस्कार, होनबी टीवी भारत में स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिनों तक देश की सेवा कर भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने डालीगंज स्थित हनुमान सेतु मंदिर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु और विकसित भारत 2047 के संकल्प की सफलता के लिए पूजा अर्चना की। इस दौरान बसपा नेता नीरज सिंह, आनंद द्विवेदी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंकज चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 12 वर्षों में सशक्त के रूप में नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने कहा है कि कोविड काल में गरीबों की मदद से लेकर अंतरिक्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास हुआ है। बसपा कार्यकर्ताओं ने इस उपलब्धि को लेकर खुशी जताई है और इससे देश के लिए गर्व का क्षण बताया। अरे नीचे करो यार, नीचे कर लो। हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अपने ऐसे नेता के निगरानी में हम काम कर रहे हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय भारत का सिटिंग प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। जो 4,399 दिन आज पूरा हुआ है, भारत के इतिहास में इतना लंबा प्रधानमंत्री कोई भी सिटिंग नहीं रहा। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि 12 साल में प्रधानमंत्री जी ने शासक का रूप नहीं दिखाया बल्कि एक सेवक के रूप में काम किया है। कोविड के ज़माने में लोगों को भूखे सोने नहीं दिया, वहीं चंद्रमा पे दक्षिणी ध्रुव पर रोवर भी भेजने का काम किया। आम गरीब सभी क्षेत्र के लोगों को ध्यान देने का काम किया। देश के सभी भूभाग में विकास कराने का काम किया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे किसानी का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो। हर चीज में 12 साल में भारत ने बहुत ही प्रगति किया। घोरापुर से बड़ी खबर। पुलिस आरक्षित भर्ती परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई है। मीना थापा इंटर कॉलेज परीक्षा में केंद्र पर एक परीक्षार्थी मोबाइल फोन लेकर परीक्षा कक्ष पहुंच गया। हालांकि कक्ष निरीक्षक की सतर्कता से उसे प्रश्न पत्र वितरण से पहले ही पकड़ लिया गया, जिससे किसी बड़ी गड़बड़ी की आशंका टल गई। जानकारी के अनुसार बिहार निवासी एक अभ्यर्थी ने मोबाइल को शरीर से छिपाकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश किया। गेट पर मेटल डिटेक्टर से संकेत मिलने पर के बावजूद वहां पुलिसकर्मियों को गुमराह करने में सफल रहा और परीक्षा कक्ष तक पहुंच गया। बाद में तलाशी के दौरान उससे पास से मोबाइल बरामद किया गया, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मामले में गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। गेट पर तैनात पुलिसकर्मियों को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं और अधिकारियों ने आगामी पालियों में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त करने के निर्देश दिए गए। सर ये बोर्ड यूपीपी भर्ती परीक्षा के दिन एक मुन्ना भाई पकड़ा गया था और उसके ऊपर क्या कार्रवाई? देखिए, कल दिनांक 8 जून को थाना क्षेत्र एम्स में जो नीना थापा एग्जाम सेंटर है, वहाँ पे जो कांस्टेबल भर्ती की एग्जाम चल रही है, इसमें एक जो कैंडिडेट था वो अपना मोबाइल लेके अंदर चला गया था। उसको तुरंत ही पकड़ के उसका मोबाइल कब्जे में लिया गया। पूछताछ के बाद ये पता चला कि वो उसमें क्वेश्चन पेपर का फोटो खींच के कहीं बाहर भेजने वाला था। उससे पहले ही उसको पकड़ लिया गया। उसको हिरासत में लेके सुसंगत धाराओं में थाना एम्स पे एफआईआर पंजीकृत की गई है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है। सर उसमें गेट पे कहीं बकायदे हम लोगों ने देखा कि बकायदे चेकिंग की जा रही है, चीजों का चेकिंग, तो अचानक वो कैसे मोबाइल लेके अंदर जाने में कामयाब कैसे हो गया? देखिए, गेट पे जो ड्यूटी लगी थी चेकिंग फ्रिस्किंग की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इसमें जो 2 सब इंस्पेक्टर थे उनको सस्पेंड किया गया है और जो 6 वहाँ पे सिपाही लगे थे उनको लाइनहाजिर किया गया है।
दिल्ली से बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की ब्रीफिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि वर्षों तक देश के सामने आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती रहे और नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया और भारत इस समय से मुक्ति दिशा में आगे बढ़ा है। और अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट विश्वास है कि आत्मनिर्भरता के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आज देश अपनी विरासत और सांस्कृतिक धरोहर को सम्मान के साथ देख रहा है और उनके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ने का मॉडल प्रस्तुत किया है, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रहा है। एयर स्ट्राइक की और ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पाकिस्तान के उन क्षेत्रों को भी टारगेट किया जो पहले अकल्पनीय थे, पहले कभी सोचा नहीं जाता था। उन क्षेत्रों को भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके ऊपर भी टारगेट किया और पाकिस्तान के साथ दशकों पहले किए गए अन्यायपूर्ण सिंधु जल समझौते को भी निलंबित स्थिति में रखा गया। और साथियों, जो वर्षों से एक बहुत बड़ा देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा का एक विषय उठता था, नक्सलवाद, आज भारत उस नक्सलवाद से भी मुक्त हुआ है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एक निर्णायक सोच का, एक बहुत ही स्पष्ट पॉलिसी का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का यह दृढ़ विश्वास रहा है कि आत्मनिर्भर हुए बिना भारत विकसित नहीं हो सकता। इसीलिए आज भारत डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में भारत के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। विश्व में भारत ने एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। सशक्त रूप से भारत उभरा है, चाहे G20 हो या ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को स्वर प्रदान करना हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाना हो, हर तरह के कार्यक्रम में भारत ने लीडरशिप ली है। और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमारी विरासत को सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाने लगा। एक लंबे समय तक ब्रिटिश टाइम फ्रेम में, ब्रिटिश पीरियड में हमारी विरासत को हमेशा नकारा जाता था और वही कांग्रेस के कार्यकाल में हमारी विरासत को एक तरीके से इग्नोर किया गया था। उस विरासत को, उस बहुत ही समृद्ध विरासत को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राथमिकता दी और विरासत के साथ विकास को लेकर आगे बढ़े। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की 140 करोड़ सिटीजन्स की कामयाबी है कि पिछले 12 वर्षों में देश को प्राप्त राजनीतिक स्थिरता, 30 वर्षों की, 3 दशकों की राजनीतिक इंस्टेबिलिटी को जनता ने नकारा और बहुत ही मैच्योर वे में एक स्टेबल गवर्नमेंट 1 बार, 2 बार और 3 बार भारत ने चुनी। ये भारत की राजनीतिक परिपक्वता का और हमारी डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी का बहुत बड़ा सिंबल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो 7 संकल्प लिए वो मैं पढ़ूंगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता है। गरीब कल्याण एवं वंचित वर्गों के सशक्तिकरण हेतु उनके नेतृत्व में हुए कार्यों के लिए आभार व्यक्त करता है। उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त। लखनऊ से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में राजधानी लखनऊ के आलमबाग गुरुद्वारे में विशेष अरदास का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बसपा सांसद
सतनाम सिंह संधू भी शामिल हुए और प्रधानमंत्री की दीर्घायु एवं देश की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की। और सतनाम सिंह संधू ने कहा है कि आज का दिन ऐतिहासिक और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 12 वर्षों के कार्यकाल के साथ एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और सिख समुदाय से जुड़े लंबित मुद्दों को समाधान की दिशा में भी कार्य हुआ और उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए इससे देश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के 12 साल पूरे किए। 12 साल पूरे करने के साथ ही 4,399 दिनों के साथ उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड जो है वो भी तोड़ा है, नया रिकॉर्ड बनाया है। पर आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन सिख संगतों ने इकट्ठे होकर प्रधानमंत्री जी की चढ़ती कला के लिए अरदास की है। अरदास की है गुरु महाराज के आगे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की सेवा जैसे कर रहे हैं वो करते रहे। परमात्मा उनको चढ़ती कला बख्शिश करे, उनको बल बख्शिश करे कि वो देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लेकर चले हैं वो संकल्प पूरा करें। और सिखों के लिए प्रधानमंत्री जी का ये 12 साल का कार्यकाल एक गोल्डन ईरा है। सिखों के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक सबसे सच्चे हमदर्द, सच्चे हितैषी होने का 12 सालों में प्रमाण दिया है। सिखों के साथ इंसाफ देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये जून का महीना है और इसी जून के महीने में हमारे सबसे पवित्र धाम श्री हरमंदिर साहब पे हमला किया गया था। कांग्रेस सरकार की ओर से इस हमले में अकाल तख्त साहब को ढहढेरी किया गया था। हजारों निर्दोष सिखों को जो उस दिन गुरु अर्जन देव पातशाह का शहीदी पर्व मनाने के लिए गोल्डन टेम्पल में पहुंचे थे, उनका कत्लेआम किया गया था टैंकों तोपों के साथ। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर। बसपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया उसकी नीयत और राजनीति को उजागर करती है। सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ तेलंगाना की एक अदालत में मामला लंबित था, जिसकी जानकारी उन्हें होने की बात भी उन्होंने कही। और बसपा सांसद ने कहा है कि यह मामला एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा था और कांग्रेस को इस पूरे प्रकरण पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया है कि तेलंगाना में उसकी सरकार होने के बावजूद इस मामले की स्थिति को लेकर स्पष्टता क्यों नहीं दी जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी के नामांकन खारिज होने पर कांग्रेस जिस प्रकार की राजनीति कर रही है वो स्वयं कांग्रेस की नीयत और कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति को वास्तविक रूप में देश के सामने रख रहा है। पहली बात ये बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन जी के विरुद्ध तेलंगाना के न्यायालय में एक केस लंबित था। परिवाद संख्या 4472/2025। इसमें माननीय न्यायालय ने उन्हें प्रतिवादी क्रमांक 4 मानकर 17 सितंबर 2025 को सम्मन जारी किया, जिस पर उन्होंने 24 अक्टूबर 2025 को अपना पक्ष प्रस्तुत किया। अर्थात यह प्रकरण पूरी तरह न सिर्फ न्यायालय में विचाराधीन था, बल्कि वह यह नहीं कह सकती या कांग्रेस पार्टी यह नहीं कह सकती कि उनके प्रत्याशी को इस विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो न्यायालय में प्रतिवादी के रूप में प्राप्त अपने सम्मन का पक्ष रख चुके हैं। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह प्रकरण क्या था। यह स्वयं तेलंगाना की एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा तेलंगाना के कांग्रेस नेता के विरुद्ध उनके शोषण और उनके साथ अनुचित व्यवहार करने का प्रकरण था, जिसमें उन्होंने प्रभारी के रूप में कांग्रेस की प्रत्याशी महोदया का नाम भी लिया था।
तो ये दर्शाता है कि इस कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में उनके अपने कार्यकर्ताओं या अपनी कार्यकर्ताओं के लिए किस प्रकार के अरमान हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि महिला सम्मान की इतनी बड़ी बात करने वाले लोग जब ये कह रहे हैं कि इस प्रकरण को संज्ञान में नहीं लिया जाना चाहिए, तो क्या वो मानते हैं कि उनकी महिला कार्यकर्ताओं के सम्मान का कोई स्थान नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि यह प्रकरण संज्ञान में लाने योग्य नहीं है। परंतु वैधानिक दृष्टि से हर प्रत्याशी को अपने विरुद्ध चल रहे किसी भी प्रकरण की जानकारी देनी होती है। अब मैं कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, तेलंगाना में आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं लिखवा कर दिए कि यह प्रकरण समाप्त हो चुका है। पॉइंट नंबर 2, आज भी तेलंगाना में आपकी सरकार है, यह प्रकरण क्या तेलंगाना सरकार ने समाप्त कर दिया है या न्यायालय ने समाप्त कर दिया है, यह स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। और हमारे नेताओं ने यह बताया है, मध्य प्रदेश के नेताओं ने, कि यह खासो खुसूस जानकारी मोहब्बत की दुकान के अंदर बैठे हुए ही किसी उन्हीं के हमराज हमसाया ने यह साजो सामान दिया है। अब हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कोई बैकअप प्रत्याशी क्यों नहीं रखा। अक्सर एक बैकअप प्रत्याशी रखा जाता है जो नामांकन वापस के दिन नामांकन वापसी करके स्थिति को स्पष्ट कर देता है। और इसके साथ हम यह भी पूछना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस को ऐसा तो नहीं लगता था कि अपनी हार अवश्यंभावी देखकर उन्होंने जानबूझकर इस प्रकार का फॉर्म भरा ताकि उनकी दावेदारी भी खारिज हो जाए और उन्हें तोहमत लगाने का मौका भी मिल जाए। चूंकि इस समय तमाम विपक्षी दलों में वस्तु स्थिति यह है कि अपने ही कार्यकर्ताओं पर, अपने ही नेताओं पर, अपने ही सांसदों पर, अपने ही विधायकों पर न विश्वास रह गया है, न नियंत्रण रह गया है। इसलिए जो कुछ भी हुआ है यह दर्शाता है कि कांग्रेस का अंदरूनी चरित्र कितना विद्रूप हो चुका है कि उन्हीं की एक महिला कार्यकर्ता के द्वारा लगाए गए आरोप पर वहां की उन्हीं की पार्टी उसको संज्ञान में भी नहीं लेना चाहती और उन्हीं के लोग यह जानकारी भी देते हैं और फिर उन्हीं के लोग बैकअप प्रत्याशी नहीं खड़ा करवाते हैं। और मैं यह पूछना चाहता हूं, कांग्रेस में तो बड़े बड़े दिग्गज वकील हैं जो तमाम निर्णयों को उलटवा देते हैं, रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं, वो ये टेक्निकल चीज नहीं देख पाए। इसका मतलब ये मामला टेक्निकल नहीं था, ये मॉरल था। तो मैं सिर्फ कांग्रेस से अपने पुनः यह प्रश्न दोहराता हूं कि पहली बात, क्या ऐसा प्रकरण था या नहीं, और था और इस पर जब न्यायालय में पक्ष रखा गया तो उसे मेंशन क्यों नहीं किया गया। नंबर 2, तेलंगाना में आपकी सरकार है, उसने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया। और नंबर 3, आपने बैकअप प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। नंबर 4, क्या कांग्रेस के नेताओं ने ही जानबूझकर यह गलती तो नहीं होने दी जिनका काम इस नामांकन पत्र की जांच करना था। तो इसलिए कांग्रेस को मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि बड़ी अजीब है आदत इनकी, बड़ी अजीब है आदत इनकी कि सच छुपाना इनकी फितरत है और जब सच सामने आ जाए तो तोहमत दूसरे पे लगाने की भी हिम्मत है। भुवनेश्वर से बड़ी खबर, उड़ीसा सरकार में मंत्री पृथ्वीराज हरिश्चंद्र ने दीघा स्थित जगन्नाथ मंदिर की नामकरण को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उड़ीसा के लोगों और भगवान जगन्नाथ के भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से पहले ही मुद्दे की पश्चिम बंगाल सरकार के समकक्ष उठाया था और पृथ्वीराज हरिश्चंद्रन ने कहा है कि जगन्नाथ धाम का नाम संबंध विश्व प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ धाम से है और यही उड़ीसा की पहचान भी है। उन्होंने कहा है कि किसी अन्य मंदिर के लिए धाम शब्द का उपयोग करना उचित नहीं है। मंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दीघा मंदिर के नाम से धाम शब्द हटाने की घोषणा स्वागत योग्य है और उन्होंने इस निर्णय पर पश्चिम बंगाल सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे श्रद्धालुओं की भावना का सम्मान हुआ है।
उड़ीसा प्रदेश के लोगों के भावावेग को देखते हुए, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के जो भक्त समाज की भावावेग को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा प्रदेश के श्री मोहन चरण मांझी जी 2 दिन पहले एक लेटर लिखे थे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को। ये भावावेग हम लोगों का सबका है कि वहाँ जगन्नाथ धाम जब हम बोल रहे हैं, जगन्नाथ धाम मतलब पूरी श्रीक्षेत्र धाम ही जगन्नाथ धाम है। ये परिचय पूरा विश्व भर में ऐसा एक परिचय है हम लोगों का। तो जगन्नाथ धाम के नाम को नकल करते हुए और कोई धाम को, महाप्रभु के कोई मंदिर को जगन्नाथ धाम के नामकरण करना वास्तव में वो सही नहीं है। ये बात पहले से हम लोग बोल रहे थे। जब माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी इस बारे में पत्र लिखे माननीय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी को, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है, आनंद की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी तुरंत इस पर अपने निष्पत्ति लेने की प्रक्रिया शुरू किए। और ये भी घोषित हुआ पश्चिम बंगाल के सरकार की तरफ से कि वहाँ जगन्नाथ सांस्कृतिक भूमि जो है वो रहेगा, लेकिन धाम का जो धाम शब्द के जो व्यवहार, ये व्यवहार नहीं रहेगा वहाँ। तो ये हम सबके लिए एक आश्वासन की बात है। इसीलिए हम अपनी आभार प्रकट करते हैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को कि माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के। मुंबई से बड़ी खबर। अभिनेता गोविंदा ने प्रधानमंत्री मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गोविंदा ने कहा है कि केवल एक पद या राजनीतिक उपलब्धि का विषय नहीं, बल्कि भारत के स्वाभिमान और वैश्विक पहचान से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सर्वोच्च पद पर रहते हुए अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है और विश्व स्तर पर भारत के योगदान को नई पहचान दिलाई है। गोविंदा ने कहा है कि बिना किसी विवाद के इतने लंबे समय तक देश का नेतृत्व करना अपने आप में एक मिसाल है और प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल नेतृत्व एवं जिम्मेदारी का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। गोविंदा जी, आज प्रधानमंत्री जी को लगभग 4,399 दिन पूरा हुआ, जो कि एक रिकॉर्ड है। क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? ये विषय किसी मात्र पद का विषय नहीं, ये भारत के स्वाभिमान का विषय है। ये किसी कर्म या क्रिया का विषय नहीं, ये संपूर्ण विश्व में भारत के योगदान का विषय है। बिना स्वास्थ्य खराब किए, बिना किसी विवाद के और आक्षेप लगे बिना देश का सर्वोच्च पद और फिर उस पे किरदार कैसे निभाया जाए, इसका उदाहरण है। लखनऊ से बड़ी खबर है। प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने प्रधानमंत्री मोदी के भारत के सबसे लंबे समय से लगातार प्रधानमंत्री रहने पर उन्हें बधाई दी है। मालिना अस्थाई ने इसे एक असाधारण उपलब्धि बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आज स्वाभिमान और आत्मविश्वास के साथ विश्व मंच पर खड़ा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के लंबे सार्वजनिक जीवन और निरंतर संघर्ष का परिणाम है कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा मजबूत हुई है। और मालिना अस्थाई ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की और कहा है कि देश की प्रगति और सम्मान में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। सबसे पहले तो मैं बहुत हृदय से देश के यशस्वी और कर्मठ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हृदय से बधाई देती हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। ये एक असाधारण उपलब्धि है। ये वही समझ सकता है जिसने विश्व के परिदृश्य में पूरे विश्व के नेताओं का इतिहास देखा हो। तो ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती जहां लोकतंत्र किसी नेता में इतने लंबे समय तक अपना विश्वास जताए। उदाहरण तो मिलते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वे या तो स्थापित किए हुए नेता हैं या वहां उन राष्ट्रों में लोकतंत्र नहीं है।
और भारतवर्ष में लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि यहाँ भाषा अलग हो, यहाँ खान पान परिधान भले अलग हो, लेकिन पूरा राष्ट्र इस विषय में एक मत है कि राष्ट्र के नेतृत्व की बागडोर किसके हाथ में हो। इसके लिए बहुत बहुत बधाई स्वीकारे माननीय प्रधानमंत्री जी। और मुझे लगता है कि भारतवर्ष के संघर्ष को जिसने भी देखा है, आज राष्ट्र जिस जगह खड़ा है, जिस स्वाभिमान के साथ खड़ा है, जिस राष्ट्रीय चेतना और संबल के साथ खड़ा है, इसका पूरा पूरा श्रेय आपको जाता है। पूरा राष्ट्र यदि आप में आस्था जताता है तो उसका एक कारण है। शायद पूरा राष्ट्र, वो कश्मीर से कन्याकुमारी हो, द्वारे। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों पर देखते रहिए हम टीवी भारत।